आजकल ग्लोबल फाइनेंस की दुनिया में ना एक बहुत बड़ी उथल-पुथल मची हुई है। एक तरह की खामोश क्रांति चल रही है। और जानते हैं इसके सेंटर में क्या है? कोई नई फैंसी टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी एक चीज, सोना। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि दुनिया भर के देश आखिर अमेरिकी डॉलर से क्यों दूर भाग रहे हैं और कैसे ये पूरा बदलाव सोने को $5000 जैसी अविश्वसनीय कीमत तक पहुंचा सकता है। तो चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। वो एक सवाल जो आजकल दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को परेशान किए हुए हैं। सवाल ये है कि क्या अमेरिकी डॉलर का वो दबदबा, वो साम्राज्य जिसने दशकों तक दुनिया पर राज किया है, क्या वो अब सच में खत्म होने वाला है? अच्छा, सोने में ये जो जबरदस्त तेजी आई है, इसकी असली कहानी समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाकर दुनिया में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव को देखना होगा। और ये सब कुछ एक शब्द से शुरू होता है जो आजकल खूब सुनने में आ रहा है, डी-डॉलराइजेशन। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये है क्या भला। तो देखिए, डी-डॉलराइजेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि देश डॉलर इस्तेमाल करना बंद कर रहे हैं। नहीं, मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसे एक तरह का आर्थिक आज़ादी का आंदोलन समझिए। मतलब देश अब अमेरिकी नीतियों पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल किस्मत खुद लिखना चाहते हैं। और ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी एक बहुध्रुवीय दुनिया बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और हाँ, ये बदलाव सिर्फ बातों बातों में नहीं हो रहा है। इसके पीछे कई ठोस वजहें हैं, जैसे कि ब्रिक्स देशों का एक मजबूत इकोनॉमिक ग्रुप बनकर उभरना, फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन, खासकर 2022 में जब रूस के सेंट्रल बैंक के एसेट्स को फ्रीज कर दिया गया था। साथ ही देश अब आपस में अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ये सब मिलकर डॉलर के दबदबे को सीधी चुनौती दे रहे हैं। असल में जब 2022 में रूस के अरबों डॉलर को फ्रीज किया गया तो दुनिया भर के देशों को एक साफ साफ चेतावनी मिल गई कि डॉलर पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता खुद एक हथियार की तरह इस्तेमाल हो सकती है। और इस पूरी कहानी के बैकड्रॉप में एक ऐसा आंकड़ा है जो सच में होश उड़ा देता है, $340 ट्रिलियन। अंदाजा लगाइए ये कितना है। ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी के साइज से भी 3 से 4 गुना ज्यादा है। अब जरा सोचिए, जब दुनिया पर कर्ज का इतना बड़ा पहाड़ हो तो सरकारें क्या करती हैं? अक्सर वो और ज्यादा नोट छापने लगती हैं और इसका नतीजा उनकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। बस इसी डर की वजह से देश अब एक ऐसे सुरक्षित ऑप्शन की तलाश में है जिस पर भरोसा किया जा सके। तो सवाल ये उठता है कि इस अनिश्चितता और कर्ज के समंदर में देश आखिर किस पर भरोसा करे? जवाब हजारों साल पुराना है, लेकिन आज शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। सोना, जी हां, गोल्ड, जो एक ग्लोबल एंकर, एक मजबूत सहारे के तौर पर फिर से सामने आ रहा है। और ये जो कोट है ये सोने के रोल को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाता है। सोना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट या खुद को बचाने का तरीका नहीं है। नहीं, ये तो पूरी ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम की कमजोरियों के खिलाफ एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये एक भरोसा है कि अगर सब कुछ फेल हो गया तब भी सोना अपनी वैल्यू बनाए रखेगा। और ये सिर्फ थ्योरी की बातें नहीं हैं, आंकड़े भी यही कहानी बयां कर रहे हैं। आप देखिए, चीन, पोलैंड, तुर्की, भारत, ये सारे देश रिकॉर्ड तोड़ सोना खरीद रहे हैं। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये देश जानबूझकर एक ऐसा एसेट जमा कर रहे हैं जो किसी एक देश की मर्जी या पॉलिटिक्स पर डिपेंडेंट ना हो। ये एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रेटेजिक चाल है। अब थोड़ा सा फाइनेंस की बात करते हैं। देखिए, एक बहुत ही मजेदार रिश्ता है यहां पर। सोने की कीमतों का लॉन्ग टर्म रियल इंटरेस्ट रेट्स यानी महंगाई को एडजस्ट करने के बाद मिलने वाले रिटर्न के साथ एक उल्टा रिश्ता होता है। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आसान शब्दों में, जब आपको बॉन्ड्स वगैरह पर असली रिटर्न कम मिलता है तो सोना, जिस पर वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, उसे होल्ड करने का नुकसान कम हो जाता है और ऐसे में सोना एक ज्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन बन जाता है। अच्छा, ये जो पूरा गोल्ड बुल साइकिल है ना, इसे हम 3 फेज में बांटकर देख सकते हैं। फेज 1 जो 2021 से 2023 तक चला, इसमें सेंट्रल बैंकों ने इतनी जबरदस्त खरीदारी की कि सोने की कीमत के लिए $2000 का एक मजबूत बेस बन गया। फिर आया फेज 2 जो अभी चल रहा है, 2024-25 का दौर। इसमें ETF इन्वेस्टर्स की वापसी हो रही है जो कीमत को $3000 के लेवल पर मजबूत कर रहा है। और फिर फेज 3 जो 2025-26 में आ सकता है, और ये सबसे ज्यादा दिलचस्प है। ये वो दौर होगा जब दुनिया भर में करेंसी की वैल्यू गिरने का डर आम इन्वेस्टर्स को भी सोने में पैसा लगाने पर मजबूर कर देगा, और तब हमें $4000 से $5000 का बेसलाइन भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब इस मैक्रो पिक्चर से हटकर जरा जमीन पर आते हैं और देखते हैं कि जो गोल्ड प्रोड्यूसर्स हैं, जो कंपनियां सोना निकालती हैं, वो इस बदलते माहौल में क्या स्ट्रैटेजी अपना रही हैं।
तो मोटा मोटी देखे तो गोल्ड माइनिंग कंपनियां ना इस मौके को भुनाने के लिए दो अलग अलग रास्ते अपना रही हैं। एक रास्ता है स्टेबिलिटी यानी स्थिरता का। ये वो कंपनियां हैं जो नॉर्थ अमेरिका जैसी जगहों पर काम कर रही हैं। इनका फोकस है सेफ ज्यूरिसडिक्शन, प्रिडिक्टेबल नियम कानून। और दूसरा रास्ता है ब्रिक्स देशों में एफएक्स का फायदा उठाना। ये कंपनियां एक बहुत स्मार्ट गेम खेल रही हैं। ये सोना बेचती हैं मजबूत डॉलर में, लेकिन इनका खर्चा होता है उस देश की कमज़ोर लोकल करेंसी में। इससे इनका प्रॉफिट मार्जिन ज़बरदस्त बढ़ जाता है। और ये करेंसी वाला गेम कैसे काम करता है, इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है सराबी गोल्ड के सीईओ का ये बयान। वो कहते हैं कि उन्हें एक बहुत ही बेहतर एक्सचेंज रेट का फ़ायदा मिल रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कमाई हो रही है मजबूत डॉलर में और खर्चा हो रहा है कमज़ोर ब्राज़ीलियन रियाल में। नतीजा, कंपनी अपने ही कैश फ्लो से ग्रोथ कर पा रही है, उन्हें बाहर से पैसा उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, यानी स्टेबिलिटी वाला दाम। यहां इंटेग्रा रिसोर्सेज जैसी कंपनियां हैं जो इन्वेस्टर्स को भरोसे का वादा करती हैं। उनका कहना है कि हम उस स्टेज से आगे निकल चुके हैं जहां हमें हर साल पैसा जुटाना पड़ता था, अब हम अपनी ग्रोथ खुद फंड कर सकते हैं। और ये बात उन इन्वेस्टर्स को बहुत पसंद आती है जो एक भरोसेमंद टिकाऊ ग्रोथ की तलाश में है, जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। तो कुल मिलाकर इन प्रोड्यूसर्स के लिए सबक क्या है, चाहे कोई कंपनी ब्राजील में हो या कनाडा में? देखिए, कामयाबी का राज एक ही है, स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब अपनी बैलेंस शीट को मजबूत रखना, कैश फ्लो की गारंटी के लिए हेजिंग जैसे टूल्स का इस्तेमाल करना, और सबसे जरूरी शेयर होल्डर्स के पैसे की बर्बादी से बचना। साफ है, आज के दौर में सिर्फ जमीन से सोना निकाल लेना ही काफी नहीं है, आपको एक स्मार्ट बिजनेस चलाना भी आना चाहिए। तो ये सारी ताकतें एक साथ काम कर रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि भाई, सोने की कीमत आखिर जा कहां रही है? तो क्या ये जो तेजी हम देख रहे हैं, ये सिर्फ एक बुलबुला है जो कभी भी फूट सकता है? स्टेट स्ट्रीट के स्ट्रैटेजिस्ट्स को ऐसा नहीं लगता। उनका मानना है कि इसके पीछे 5 मजबूत स्ट्रक्चरल ताकतें हैं, जैसे ग्लोबल करेंसी की वैल्यू गिरने से बचने का एक तरीका, पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन, गोल्ड ईटीएफ में फिर से पैसा आना, और सबसे बढ़कर सेंट्रल बैंकों और एशिया से आ रही वो मजबूत डिमांड जो कीमतों से ज्यादा प्रभावित नहीं होती। मतलब ये कोई टेम्पररी उछाल नहीं है, ये सोने का एक फंडामेंटल रीवैल्यूएशन हो रहा है। तो फिर भविष्य दिखता कैसा है? ये चार्ट 2026 के लिए कुछ अनुमान दिखा रहा है। अगर हम बेस केस यानी सबसे आम अनुमान की बात करें तो भी सोने की कीमत 4000 से $4500 के बीच रहने की उम्मीद है। और अगर बुल केस यानी सबसे अच्छी स्थिति बनती है तो हम $5000 का लेवल भी पार कर सकते हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? सबसे खराब हालत में भी यानी बेयर केस में भी कीमत आज के लेवल से काफी ज्यादा रहने का अनुमान है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को इसी एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या $5000 का सोना एक नया बेस है, एक नई बुनियाद, या सिर्फ एक टेम्परेरी पीक? देखिए, अगर डी-डॉलराइजेशन का ये ट्रेंड सच में एक परमानेंट स्ट्रक्चरल बदलाव है तो ये किसी साइकिल का अंत नहीं बल्कि एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है। एक बात तो तय है, सोना ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेज पर अपनी खोई हुई सेंट्रल भूमिका फिर से हासिल कर रहा है, और ये एक ऐसी कहानी है जिस पर आगे भी सबकी नजरें बनी रहेंगी।